तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है। जी हाँ बच्चों, जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका भूगोल विषय है, तो इसका बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग आप एज अ सैम्पल पेपर इसको कंसीडर कर सकते हैं या प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए, ठीक है, या एक इम्पॉर्टेंट पेपर समझ सकते हैं बच्चों। आपका जो आपको पता ही होगा बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है, कौन सा बोर्ड एग्जाम, टर्म 2 का। किसका? टर्म 2 का आपका जो जियोग्राफी का बोर्ड एग्जाम होना है वो 18 मई 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम होना है, टर्म 2 का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये सैंपल पेपर की सीरीज लाए हैं या प्रैक्टिस पेपर का सीरीज कह सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको एक पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसा इसका पैटर्न रहेगा आपका पेपर का, क्या कुछ क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछ सकता है, पूरा आंसर के साथ आपको देते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने आपको 9 पेपर आपको करवा दिए हैं। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर नंबर हमारा 10th है, ठीक है, यानी 10वां पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि 5 पेपर आपको और करवा दूँ। टोटल मैंने वादा किया था आपको कि करवाऊंगा आपको मैं 15 पेपर, तो 15 पेपर पूरी कोशिश करूंगा कि कल में 5 पेपर और करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारी इतनी मेहनत के लिए बच्चों एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पे। अगर आपका एक लाइक हमारा जो है ना, आप एक लाइक करेंगे तो उससे हमारे मोटिवेशन लेवल जो है ना 1000 पार हो जाता है। ठीक है, 1000 से भी ऊपर चला जाता है। तो आप एक लाइक कीजिएगा, इतना ज्यादा लाइक आएगा वीडियो पे हमारा उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आपने जियोग्राफी में अच्छा रिस्पॉन्स किया तो पॉलिटिकल में आप ये मान के चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पॉलिटिकल 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 कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार बोला हूँ, कई वीडियो में बताया भी हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा बच्चा हूँ मैं जो पॉलिटिकल साइंस में से 100 में से 95 नंबर लाया हूँ मैं। 100 में से 95 मार्क्स आए थे मेरा जब बोर्ड एग्जाम मैंने 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था उस टाइम पे। ठीक है, 100 नंबर का उस टाइम पेपर हुआ करता था और मेरे 95 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जो 18 तारीख से लेके आपको पता है 24 तारीख को आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, तो इस बीच में 15 से 17 पेपर आपको प्रैक्टिस पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या सैंपल पेपर कह लीजिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा समझा के आपको दूंगा ना कि आप बोलेंगे धन्यवाद सर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपना जियोग्राफी का पेपर। कोड इसका आप देख सकते हैं जियोग्राफी का 0 to 9 है। ठीक है, ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा और 35 नंबर का पेपर होगा आपका, ये 35 मार्क्स का। बोर्ड का पेपर इसी तरह से आएगा आपका, इसी पैटर्न में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सीरीज कुछ इस तरह से लिखी हुई रहेगी आपका। सेट 2 यहाँ पर मैंने आपको दिया है। ठीक है, जो बोर्ड का पेपर आएगा आपका सेट 1 से लेके सेट 4 तक आएगा। 1 2 3 4 इस तरह से होता है, तो आपको कोई सा भी सेट मिल सकता है। हमने सारे सेट करवा दिए हैं और ये जो पेपर करवा रहा हूँ ये सेट 2 है हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर रोल नंबर के लिए आपको सेक्शन दिया हुआ रहेगा। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें हैं कि 8 पेजेस यहाँ छपे हुए हैं इस पेपर के अंदर और एक मैप वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे चले बच्चों, देखिए इस पेपर के अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जियो का जो आपका पेपर होगा 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 मिनट का टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सामान्य निर्देश को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। सामान्य निर्देश पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, अभी भी समझा देता हूँ। पेपर आपको 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, बटा हुआ होगा। सेक्शन ए के अंदर आपसे 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर वाला स्रोत आधारित। सेक्शन सी के अंदर आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 2 करने होंगे यहाँ पर, जिसको शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। सेक्शन हमारा जो डी है, इसके अंदर 7 से लेकर 9 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन ई जो रहेगा आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा, केवल ये मैप पे होगा हमारा आधारित, यानी मानचित्र आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बढ़ चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो हम लोग पेपर में आ गए हैं सेक्शन ए में, जिसमें आपको मतलब सेक्शन ए को हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं। इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने तीनों क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया तो। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों।
पहला क्वेश्चन इस पेपर का कि कौशल के विशिष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है बच्चों यहाँ पर देखिए कि बड़े पैमाने पर किए जाने वाला अधिक उत्पादन जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है, ये कौशल का विशिष्टीकरण होता है। ठीक है ना, यानी कि किसी के पास स्किल है, क्या है, स्किल है, ठीक है, उस स्किल के बेस पे एक काम उस आदमी को दिया जाए। क्या दिया जाए, एक काम उसको दिया जाए। एक आदमी को मान लीजिए पैकिंग अच्छे से आती है, ठीक है, क्या आती है, पैकिंग एक आदमी को अच्छे से आती है, तो केवल हम उससे उस सामान की पैकिंग ही करवाएंगे। ऐसा नहीं कि उस सामान का लोडिंग करवा रहे हैं गाड़ी के ऊपर और अन्य कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही चीज कौशल का विशिष्टीकरण ये होगा कि बड़े पैमाने पर किए जाने वाला अधिक उत्पादन जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है, उसमें संलग्न रहता है, तो ये हमारा कौशल का विशिष्टीकरण कहलाता है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। दूसरा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है, इसका मुख्य कारक जैसे क्या है या मुख्य कारण क्या है अम्लीय वर्षा का। ठीक है, तो देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद अवांछित तत्व वर्षा के जल में मिलकर नीचे आते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको समझा देता हूँ अम्लीय वर्षा क्या होता है, ध्यान से समझिए बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये हमारा बादल है, ठीक है, ये मस्त बादल है हमारा आसमान में, ठीक है, और इस टाइप से मेरी ड्राइंग बहुत खराब है लेकिन सही नहीं, क्या बना दिया मैंने, ये बादल है हमारा, ठीक है, इस तरह से बादल आपको देखने को मिलते हैं आसमान में। अब बादल देखने को मिल जाएंगे, ये क्या है, बादल है, ठीक है, बादल आपको आसमान में देखने को मिल रहे हैं। इसमें से होती है बारिश, बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है। पहली बारिश है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो रहा है, पहला बारिश इन बादलों में से हो रहा है। बादल से जो पानी आता है वो तो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, लेकिन हमारे जो एक वायुमंडल है उसमें जो बीच की परत है, हमारे जो धरती है और जो बादल है, उससे जो बादल से पानी जो गिर रहा है और नीचे बीच में जो एक गैप बच जाता है ना, उस परत के बीच में जितने भी हमारे प्रदूषित वायु प्रदूषण के कारण जो भी प्रदूषण है उसके अंदर, चाहे वो ऐसे कण हो जो कि मतलब धूल मिट्टी के कण हो, या फिर ऐसे पदार्थ हो जो कि वायु में मिल गए हैं और वायु प्रदूषण कर रखा है। ठीक है, जब पहली बारिश होती है ना, जमीन पर गिरती है हमारे धरती पे, तो ये सारे चीज मिल करके ना वो गिरता है, साफ पानी नहीं गिरता है। पहली बारिश के अंदर ना कहा जाता है अम्लीय पदार्थ इसमें अधिक होता है, ठीक है ना, एसिड रेन बोला जाता है, यानी कि एसिड, आप पता है ना आपको एसिड कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस बारिश के अंदर क्या होता है ना, जब वो नीचे गिर रहा होता है बारिश की बूंदें, तो इसमें अम्लीय पदार्थ यानी एसिडिक चीजें मिल जाती हैं और वो जमीन पे गिरता है। अगर आप पहली बारिश में नहा लेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। गांव वगैरह में नहा ले तो बात अलग है, लेकिन शहरों में ज्यादातर अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अम्लीय वर्षा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ये देखिए अथवा दे रखा है, चॉइस दे रखा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ऊपर वाला तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि धूम्र कोहरे से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, वातावरण में मौजूद धुआं एवं धूल के कण जब सामान्य रूप में बनने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है ठंडी के टाइम पे, क्या ठंडी के जब दिन होते हैं तो उस टाइम पे इस टाइप का कोहरा जो है, धूम्र कोहरा, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। हमें लगता है ये तो केवल फॉग है, इससे हमारा क्या होगा, लेकिन असलियत में क्या होता है ना, वो धूम्र कोहरा होता है और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसके अंदर धूल धुआं का मौजूद जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, इसके अंदर मिल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही बैड इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा धूम्र कोहरा, जिसमें क्या होता है, वातावरण में जो मौजूद धुआं है, धूल है, इसके कण क्या होते हैं ना, जो सामान्य रूप से जो कोहरा बनता है ना उसमें मिल जाता है, इसे धूम्र कोहरा कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर कितने समूहों में बांटा जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं दो है यहाँ पर। पहला है परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में देखने को मिलते हैं। दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में देखने को मिलता है।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसमें आप खंड बी है आपका हिंदी में बोले तो, इसमें स्रोत आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसको पढ़ना है स्रोत को और उत्तर देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा स्रोत आधारित। तो ये जो स्रोत है उपग्रह संचार के ऊपर दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बच्चों, मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए 4.4 है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपग्रह संचार ने मानव जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। तो उपग्रह संचार के आने के बाद मानव जीवन सरल हो गया है, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो किन्हीं 2 ऐसे यंत्रों के बारे में बताइए जिनसे आप अपने मित्र से बात कर सकते हो। तो मोबाइल फोन है और कंप्यूटर है। ठीक है, ये 2 लिख सकते हैं आप। उसके बाद आगे चले तो आपके द्वारा टेलीविजन पर देखे जाने वाला कोई एक पसंदीदा चैनल का नाम बताना है आपको। तो आप लिख सकते हैं स्टार गोल्ड, आज तक, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैंने यहाँ स्टार गोल्ड, आज तक लिख दिया। ये वाला स्रोत मैंने पहले भी आपको करवा रखा है, थोड़ा सा फेर बदल करके दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि स्रोत जो है चेंज हो के आएगा। ठीक है, तो जितना स्रोत हो पाएगा मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, अगला है सेक्शन सी आ जाता है अब हमारा, जिसको हिंदी में बोले तो खंड सी। इसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 नंबर के, टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिया तो। क्वेश्चन है कि भारत में गंदी बस्तियों की क्या समस्या है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए गंदी बस्तियों में क्या होता है, इन बस्तियों में रहने वाले लोग ग्रामीण पिछड़े इलाकों से प्रवास होकर रोजगार की तलाश में आए हुए होते हैं। यहाँ अच्छे मकान मिलना बहुत कठिन है। यहाँ पर रेलवे लाइन, सड़क के साथ साथ पार्क, अन्य खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा देखने को मिलता है। ठीक है, खुली हवा, स्वच्छ पेयजल, शौच सुविधा, इन सब का अभाव देखने को मिलता है। कम वेतन में मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन स्तर की अति निम्न होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन की पर्यावरण का प्रदूषण कैसे होता है। पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न 4 प्रकार के प्रदूषणों का आपको उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए कि पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलाप के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब इसके 4 आपको वो बताने हैं प्रकार प्रदूषण के। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये आप लिख सकते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत के जलाशयों को उद्योग किस प्रकार प्रदूषित करते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखिए, तो जो भारत के जलाशय हैं उनको उद्योग कैसे गंदा करेगा। तो जाहिर सी बात है उद्योगों उनके उद्योग जो है ना अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा होता है, प्रदूषण होता है, खराब पानी होता है, जहरीली गैसें होती है, ये सारी चीजें, और भारी धातु, धूल, धुआं आदि होता है, ये सारी चीजें शामिल होता है। अधिक से अधिक औद्योगिक कचरे को जल में या झीलों में आदि में विसर्जित कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप रासायनिक तत्व जल में मिल जाता है और नदियां गंदी हो जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग, चमड़ा, लुगंधी व कागज, वस्त्र तथा रसायन से होता है। यानी कि सर्वाधिक जल प्रदूषण जो है ना उसके लिए कौन कौन से उद्योग आप कह सकते हो उत्तरदायी है। चमड़ा उद्योग, ठीक है, लुगदी उद्योग, आपका कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग, इन उद्योगों से सबसे ज्यादा जो है जल प्रदूषित होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों। 3 क्वेश्चन है आपका पूछा गया, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आपको करना है। टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 15 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि पर्यटन क्षेत्रों के आकर्षण को बनाए रखने के लिए किन मानवीय मूल्यों की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैसे हम लोग पर्यटन जो क्षेत्र है उसके आकर्षण को बनाए रख सकते हैं। तो देखिए प्रकृति के प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम व पर्यावरण की सुरक्षा को समझते हुए पर्यटन क्षेत्रों की साफ सफाई को ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण और तथा प्राकृतिक जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। गाड़ियों को उनके स्थान से दूर ही छोड़ देना चाहिए, गाड़ी उनके पास नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से जो है सो कि आप कर सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से 8वें क्वेश्चन में पूछा है, पनामा नहर की विशेषता बतानी है आपको।
तो पनामा नहर के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात कर रखा है कि पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य यानी उनके बीच में 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क और पश्चिम स्थित जो सैन फ्रांसिस्को है हमारा, उसके मध्य जल परिवहन जो होता है ना, 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी तरह पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो है उसके पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो जाता है। ठीक है, यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। आगे चले तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा में। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि वायु परिवहन ने जैसा कि परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, इस कथन के औचित्य को आपको स्पष्ट करना है। तो वही जो हमारा परिवहन है, ठीक है, उसकी अच्छाइयों के बारे में, विशेषताओं के बारे में आपको बात करना है। इस तरह से आप लिख सकते थे बच्चों की निम्नलिखित कारण है, उपयुक्त कथन को हम लोग इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है जिससे कि बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके कारण क्या है, आज कोई भी स्थान दुनिया में 35 घंटे से दूर नहीं रह पाया है। ठीक है, यानी कि आपको दुनिया में कहीं भी जाना हो, अगर आप वायु परिवहन के थ्रू जाते ना, हवाई जहाज इनके थ्रू जाते, एरोप्लेन के थ्रू, तो 35 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। उसके बाद बोला गया है कि इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं को तीव्रता से कम समय में गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि आज वायु परिवहन के थ्रू जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, कीमती चीजें हैं और जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिससे कि जीवन को बचाया जा सकता है, इन दवाओं को और इन चीजों को बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां उसको पहुंचाना है मंजिल पर, वो पहुंचाया जा सकता है। अगला है कि दुर्गम स्थलों जैसे पहाड़, दलदल, बीहड़, जंगलों आदि में वायु परिवहन द्वारा ही परिवहन संभव हो पाता है। जो दुर्गम हमारे स्थल होते हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर आप सड़क नहीं बना सकते जल्दी। ठीक है, उसके बाद दलदली क्षेत्र, बीहड़, जंगल वंगल जो रहते हैं, वहां पर केवल वायु परिवहन के थ्रू ही आप उड़ करके ही जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे हम बात करें तो आप लिख सकते हैं बच्चों, आपातकाल एवं युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि वायु परिवहन ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तो हमने इस कथन को उचित तो सिद्ध कर दिया। उसके बाद अगला है कि 9वां क्वेश्चन है कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता हुआ परिवहन व संचार तंत्र हमारा विकास तो कर रहा है, साथ ही कई प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता परिवहन व संचार तंत्र जहां ट्रैफिक जाम व वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है, वहीं पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में यह कई और समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। जैसे 2013 की हिमाचल सुनामी, केदारनाथ में भी सुनामी देखने को मिली थी, इसी का परिणाम है। ठीक है, और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता परिवहन एवं संचार तंत्र अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। जो नगरीय क्षेत्र है वहां पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है ना, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, नगरों में बढ़ती भीड़ भाड़, पर्यावरण प्रदूषण, तनाव व सामाजिक समस्याओं को जन्म देता जा रहा है। आज हमारा इको तंत्र भी प्रभावित हो रहा है, जो हमारा इको सिस्टम है वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। तो बस बच्चों यहाँ तक था आपका ये सेक्शन डी। अब आ जाएगा आपका सेक्शन ई, जिसके अंदर आपसे मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 10वां क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, या तो वर्ल्ड मैप दे देगा या इंडिया का मैप दे देगा, कोई 5 आपको करना होगा। टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो मैप के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूं। तो यही था हमारे जियोग्राफी का सैंपल पेपर नंबर 10। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करते हो उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, 10वां पेपर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पेपर जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो 11th पेपर बनाऊंगा, यानी कि कल आएगा अब हमारा 11वां पेपर, और 11 से लेके 15 तक जो है सो कि कल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बस बच्चों ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, इसी तरह की इंपॉर्टेंट और सैंपल पेपर वाली वीडियोस देखने के लिए और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको इस तरह का एक घंटी का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे
हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।